जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल, उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट हैं और जो लास्ट में चैप्टर के हैं वो सारे अभी कवर करेंगे हम। तो सबसे पहला स्लाइड जो हम देखने वाले हैं वो है आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी है जिसका सिंबल Hg होता है, और दूसरा है इट कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ कैन बी द आंसर, and it is the best conductor of heat, silver is the answer. It is a poor conductor of heat, lead is the answer. ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, explain the meanings of malleable and ductile. Malleable metals are that metal which can be beaten into thin sheets on hammering is called malleable. और ductile, D से ductile and D से draw याद कर सकते हो। So a metal which can be drawn into thin wires is called ductile, and the examples of both can be aluminium, copper, ये आप example दे सकते हैं। And ductile silver, gold, these are also ductile and malleable both, so you can give that example also, but examples should always be supported, okay, and always be given with your answer. Okay, so with the page number 46, the question is why is sodium kept immersed in kerosinite? You all know that sodium and potassium are very reactive. That is why sodium is kept in kerosinite to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air to prevent accidental fire, so that any vigorous chemical reaction should not take place. Okay. Now the question 2 is write equations for the reactions of iron with steam. When iron reacts with water is steam is also a form of water only. So when iron will react with steam, so it will form iron oxide, and that is also the reaction for rusting, and one gas will be released that is called hydrogen gas. When calcium reacts with water, it will form calcium hydroxide, and the formula for the same is calcium hydroxide CaOH whole twice plus hydrogen gas. Potassium plus H2O, it will form KOH, that is potassium hydroxide, and hydrogen gas plus heat will be released. Sample of 4 metals A, B, C and D were taken and added the following solutions one by one. 4 जो मेटल्स हैं A, B, C, D बताया नहीं गया है, उन सब की सैंपल ली गई है और उनको रिएक्ट कराया गया आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब आपको आंसर करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, और आपको ये भी बताना है कि जब बी मेटल को रिएक्ट कराएगा कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या रिएक्शन हुआ। सबसे पहले पता चलते हैं कि विच इज मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो आपको दिया गया है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज विच कैन बी एनालाइज्ड that zinc sulfate is the most reactive salts among these 4. इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक सल्फेट है, ZnSO4। अभी इस मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ कि ए वाला जो मेटल है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, डिस्प्लेस कर पा रहा है कॉपर सल्फेट को। ठीक है, इससे बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। बी जिंक सल्फेट में जहां आप देखेंगे जिंक सल्फेट बी जो है, जब बी मेटल जब रिएक्शन करेगा आयरन सल्फेट के साथ तो वो यहाँ पे डिस्प्लेस कर पा रहा है। आयरन को डिस्प्लेस कौन कौन कर सकता है, आयरन के ऊपर वाला जितना भी है। तो आयरन के ऊपर वाले जो रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे देखो वो जो एलिमेंट है वो जिंक सल्फेट को नहीं रिएक्ट करा पा रहा है। इसका मतलब क्या कि वो जिंक सल्फेट से ऊपर का नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक सल्फेट का ऊपर का अगर होता तो उसने जिंक सल्फेट को क्या कर दिया होता, डिस्प्लेस कर दिया होता। यहाँ पे नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये बी एलिमेंट इटसेल्फ इज जिंक, तो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा। ऊपर का कोई एलिमेंट होता तो उसको डिस्प्लेस कर देता। तो ये जो बी आपका मेटल है वो जिंक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ठीक, अब सी में आप देखो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिल्वर नाइट्रेट को जो है रिएक्शन सिर्फ कर दिया है। तो हमने एक चीज पता कर ली कि यहाँ पे जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो आपका क्या हो गया, B is the most reactive metal because it gives displacement reaction with iron sulfate. आयरन सल्फेट के साथ इसने कर दिया तो सबसे पहले आपको पता चल गया सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B is added to a solution of copper sulfate. B को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर है तो अगर मान लो जिंक ही था वो, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगी, यानी कि जो भी मेटल है ये उसका सल्फेट बन जाएगा, उसका सॉल्ट जो है वहां पे बन जाएगा, ड्यू टू विच द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट विल फेड।
जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा और रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर जो है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में आपको जो है उसको रखना है। तो आपको सबसे पहले पता चल गया है कि बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट ए इज मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ए ने कम से कम एक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे किया है। तो ठीक, तो बी के बाद जो रिएक्टिव है बी से थोड़ा कम वो है ए, और ए से थोड़ा कम वो सी है, क्योंकि इसने भी एक रिएक्शन किया है सिल्वर के साथ किया है, इसलिए ए से कम है क्योंकि सिल्वर बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। और डी इज द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट हैज नॉट डन एनी डिस्प्लेसमेंट इन दिस सीरीज। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो है इस स्लाइड में लिखा हुआ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अदर क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। किसी भी रिएक्टिव मेटल से अगर डाइल्यूट H2SO4 को या HCl को आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज, तो पूछ रहा है कौन सा गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ, वेदर इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 और HNO3, it will always give out hydrogen gas. So the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4, आपको FeSO4 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस will be released and this FeSO4 is called ferrous sulfate। ये याद रखना है, फेरस सल्फेट लिखने के लिए आए फॉर्मूला तो FeSO4 लिखेंगे। तो आप समझते हैं कि whenever a metal reacts with any acid, a gas is formed that is called hydrogen gas and salt is formed due to displacement reaction. So FeSO4 is the answer. Now fifth question, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate। जब जिंक ऐड होगा आयरन सल्फेट के साथ तो कौन सा रिएक्शन बनेगा, कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो जिंक इज अगेन मोर रिएक्टिव देन आयरन, यू ऑलरेडी स्टडीड इट। So zinc sulfate plus iron will be formed. So there will be color change. You have to write the chemical reaction also and the color will also change. You all know that the color of the ferrous sulfate is greenish. That is why it is called green vitriol. Green vitriol color will change and it will form colorless solution of zinc sulfate. So this is also very easy. Metals and non-metals, page number 49. Write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. Electron dot structure, it is very important part of this chapter. Show the formation of sodium oxide and magnesium oxide by the formation of electron. And what are ions present in this compound? So you have to answer this. So sodium की वैलेंसी 281 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 286 है। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना पड़ता है, you have to write down the number of electron in the outermost cell of the element। तो इसके सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया, दैट इज वी आर शोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के केस में वी आर शोइंग दैट 6 elements are present in the outermost electron, that will show electron dot structure. And in case of magnesium, since 2 valence electrons are there, so 2 electrons can be shown. सोडियम ऑक्साइड का आप देख सकते हैं, Na2O is the formula. So Na2O means आप देख सकते हैं कि 1 is the outermost electron present in case of sodium. 1 electron is here which is shown with the help of a star, and in another element of sodium also star is given. तो ये जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है it will transfer to oxygen in order to make it stable. ऑक्सीजन को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और आप इस तरह से देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा सकता है। मैग्नीशियम का भी सेम केस है, 2 उसके क्या होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं एज सोन हियर, तो 2 जो है वो क्या कर देगा ट्रांसफर कर देगा। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग आउट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो सोडियम ऑक्साइड में जो आयन है वो Na+ एंड O2-। मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयंस प्रेजेंट आर Mg2+ एंड O2-। ठीक है, करेक्ट। सो नाउ व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि आयन से बने हैं केटाइन एंड एनाइन से, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन।
जो अपोजिट चार्ज होता है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट एनर्जी टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा हीट चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, इस फोर्स को। दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। वेरी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये तो हो चुका है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये ओर एंड गैंग पहले पढ़ना था, अभी जो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग नाउ यू डू नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग अबाउट ओर गैंग मिनरल्स, सो वी विल स्किप दिस स्लाइड। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, सबसे नीचे जो आता है उसी को हम रखेंगे, फ्री स्टेट में है बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? मेटल को उसके ऑक्साइड से लाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव करना है, एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो द केमिकल प्रोसेस विच विल बी यूज्ड फॉर obtaining a metal from its oxide is reduction. For example, zinc oxide is reduced to metallic zinc by heating with carbon. जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। So this is the equation which is to be given whenever question will be asked to you. Now in page number 55 the question is metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. जो जिंक ऑक्साइड है उसको रिएक्ट किया गया इनके साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ। आप रिएक्टिविटी सीरीज से आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो जिंक ऑक्साइड कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, इट कैन डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर सकता है, आप देख रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के ऊपर है तो इट कैन डिस्प्लेस इट, और कॉपर जो है उसको नहीं कर सकता है बिकॉज कॉपर इज लोअर टू जिंक। मैग्नीशियम ऑक्साइड विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय एनीवन, क्योंकि मैग्नीशियम से ऊपर वाले कोई भी एलिमेंट नहीं दिए हैं, ना पोटेशियम है, ना सोडियम है, ना कैल्शियम है, तो नो डिस्प्लेसमेंट। इन केस ऑफ कॉपर ऑक्साइड आप देख रहे हैं दो दो जिंक और मैग्नीशियम, हियर जिंक एंड हियर मैग्नीशियम, बोथ आर हियर, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड विल बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक एंड मैग्नीशियम एलिमेंट बिकॉज जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ओके, क्लियर। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, जल्दी से कोरोजन किसका नहीं होता, यानी जो लिस्ट रिएक्टिव होगा उसी का कोरोजन नहीं होगा। गोल्ड एंड प्लेटिनम अगेन विल बी द आंसर। वाटर एलॉयज, alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non metal। एक मेटल और नॉन मेटल का हो सकता है या तो मिक्सचर, या तो दो मेटल का हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं मेटल और नॉन मेटल का, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय विच इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड बोथ आर मेटल्स। तो मिक्सचर मेटल का भी हो सकता है और मेटल एंड नॉन मेटल का भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आपको रिएक्टिविटी सीरीज से याद आना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉपर मेटल के साथ क्या करेगा, और या फिर ये दोनों को डिस्प्लेस हो सकता है या नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, तो आपको यहाँ देखना है कि कॉपर जो है लिस्ट रिएक्टिव है सोडियम से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। उसके बाद मैग्नीशियम सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा। सिल्वर जो है वो आयरन सल्फेट को नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। इस केस में भी यही है कि एल्युमिनियम भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर ये यहाँ पे कर देंगे क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अस दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। So this will be the answer. Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? तो कोरोजन को रिमूव करने के लिए कोई सा भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निक यूज किया हुआ है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ग्रीस करने से नहीं हो पाएगा। ठीक है,
रस्टिंग। पेंट से भी सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है गैल्वेनाइजेशन किया जाएगा, दैट इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। दिस विल बी द आंसर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है वो है एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये कंपाउंड पानी से जो है सोल्यूबल हो जाता है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? तो सबसे पहले ये आपकी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली सिर्फ मेटल होती है, तो कैल्शियम एंड आयरन, देयर कैन बी टू ऑप्शंस, बट वन पॉइंट इज ऑल्सो देयर, दिस कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट and this is also soluble in water. Iron is not soluble in water, so this cannot be your answer. So what will be the answer? Then calcium is left. So our answer is calcium. You have to see all the points given in the question to get the option. Option correct हो आपका, इसके लिए सारे point देखने पड़ते हैं questions के, ठीक है। Food cans are coated with tin and not with zinc. Food can को tin से कोट करते हैं, जिंक के साथ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जो लिस्ट रिएक्टिव है उसके साथ कोटिंग करेंगे तो वहां रिएक्शन कम होने की चांसेस है। बट सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो वी कैन नॉट कोट फूड विथ टिन। ओके, गुड। You are given a hammer, a battery, a bulb, wire and a switch. How could you use them to distinguish between sample of metal and non-metal? आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें देने से आपको पता लगाना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो मेटल को थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो क्या है, ब्रिटल है, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। तो इससे ही आपको पता लग जाएगा कि जब आप हैमर यूज करोगे, जो सैंपल दिया गया वो अगर टूटने लग जाए, इट मीन्स द सैंपल गिवन इज नॉन मेटल। उसके बाद जब ये बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच दी हुई है तो ये सर्किट बनाने के काम आएगा, और जो इन सब चीजों की मदद से, जिसकी वायर से आप स्विच बना सकते हो, इसका मतलब वो क्या, वो मेटल है। So when metals are connected into circuit using a battery, bulb, wires and switch, current passes through the circuit and the bulb glows. When non-metals, suppose sulfur, are connected, the bulb doesn't light up at all. Because metals are good conductor, but non-metals are not good conductor. That is why and that is how we can distinguish which sample is metal and which is non-metal. Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non-metal. इसका क्या यूज है? इसका यूज है कि हमने malleability जो पढ़ रखा है उससे पता चला metals can be casted into sheets. Metals are good conductor of electricity. So these are the 2 points and the two physical properties of metals which can be taken into account while answering this question. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए we can do. Water amphoteric oxides, give 2 example of amphoteric oxide. Those metal oxides which show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxides. In other words, metals oxide that react with both acid and bases to form salt and water are called amphoteric oxide. Example 2 ही आपको बताया गया है, and in this answer 5 star has been inserted in order to show you how important is this question from examination point of view. So aluminium oxide, when react with HCl, it will form AlCl3 plus H2O. When react with NaOH, it will form sodium aluminate, NaAlO2, very important, and water will release. When ZNO react with HCl, it will form ZnCl2 plus water released. ZNO plus NaOH means sodium zincate, Na2ZnO2 plus water will be released. Very important, amphoteric oxides. Question number 7. Name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not. कौन सा जो है हाइड्रोजन को कर देगा, इसके लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है यहाँ पे. One thing I want to say that reactivity series always be shown in form of vertical columns, but I have not shown it in vertical columns. It has been shown in horizontal rows, but nevertheless in exam you have to show it in this way, in vertical column. It will, since it will take lots of space in my slide, that is why I have avoided it, but you have to write in form of vertical columns. So metals above hydrogen in the activity series. जो reactivity series है, जिसको activity series भी कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम. आप देख रहे हैं हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं तो ये सब क्या कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक.
एंड कौन नहीं कर सकते? जो हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर, सिल्वर, this is gold, this is platinum. These elements cannot, or these metals cannot displace hydrogen from their salt solution or from any compounds because they are less reactive. Okay, so in the electrolytic refining of metal M, कोई सा भी मेटल है तो उसकी रिफाइनिंग जब करेंगे, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि कैथोड जो होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कैथोड इज अटैच्ड विथ पॉजिटिव बिकॉज इट हैज गॉट नेगेटिव आयन, सो नेगेटिव आयन विल गेट अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव सर्किट. ओके, एनोड जो है पॉजिटिव आयन होता है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा निगेटिव के साथ. कैथोड प्योर मेटल को, जिसका जो होता है इम्प्योरिटी नहीं होती है, जो प्योर होता है उसको कैथोड से अटैच किया जाता है. जो एनोड होती है, जिसकी इम्प्योरिटी आपको क्लियर करना है, क्लीन करनी है, उसको एनोड से अटैच किया जाता है. एंड इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज द सॉल्ट ऑफ द मेटल, जिसको प्यूरिफाई करना है. सपोज कॉपर हैज टू बी प्यूरिफाइड, सो वी विल टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट. सपोज वी हैव टू प्यूरिफाई zinc, so the electrolyte used would be zinc sulfate, that is ZnSO4. It is like that. Okay, so next, Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. एक स्पैटुला आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रत्युष ने सल्फर पाउडर लिया है. ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ गैस ट्यूब. गैस ट्यूब को उल्टा कर दिया गया है, तो उसने गैस को कलेक्ट कर लिया है. ठीक है, तो अब बता रहा है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर. गैस कोई भी रिलीज हो, there will be no action on dry litmus paper. Why? Because there will be no release of H plus ion. कोई सा भी आयन का रिलीज नहीं हो सकता है जब तक कि आप लिटमस पेपर को क्या नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे. सो ड्राई लिटमस पेपर, नो एक्शन. व्हाट विल बी द एक्शन विथ मॉइस्ट लिटमस पेपर. मॉइस्ट लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ठीक है ना. और तो सल्फर, इसका इक्वेशन भी दिखाना है. सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, और SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फरस एसिड बनाएगी. सल्फरस एसिड का फॉर्मूला आप देख लेंगे. सल्फरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लाइड. नेक्स्ट है, स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. So 2 way is very easy, by painting, by galvanizing. What is galvanization? Depositing a thin layer of zinc on any required metal. Okay. And what type of oxides are formed when non-metals compound with oxygen? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा. एग्जाम्पल कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी. एसिडिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, वो एसिडिक ऑक्साइड है. नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर कैसा बनाएंगे, न्यूट्रल बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैज वाटर. जैसे आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर बनाएगी, न्यूट्रल है. प्योर वाटर इज न्यूट्रल, इट इज नॉट कंडक्टिंग. प्योर वाटर में बिल्कुल भी करंट नहीं रिलीज होगी. ठीक है, जब उसमें सॉल्ट मिलाएंगे, किसी तरह का लेमन का जूस मिलाएंगे, एसिड मिलाओगे, बेस मिलाओगे, देन इट कैन बी मेड कंडक्टिंग. गिव रीजंस. प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. क्यों हम बना सकते हैं, तो इसका आंसर भी देखते हैं. प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल. दीज आर हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन. इनमें कोरोजन भी नहीं लगता है और ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं. दूसरा है, वाई सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. तो हमने पहले देख लिया, सिंस दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दैट इज व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. सी, एल्युमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. सो इसलिए बनाते हैं बिकॉज एल्युमिनियम forms a non-reactive layer of aluminum oxide on its surface. This layer prevents aluminum to react with other substance. That is why aluminum is used to make cooking utensils, and this process is called anodizing. So anodizing process occurs only with aluminum, and in this reaction it forms a thick oxide layer, and after that no further reaction can take place. D, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides using the process of extraction.
जो कार्बोनेट है और सल्फाइड ओर है ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शंस में से है, तो इसको मैं रिमूव, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 13, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टैमरिंड जूस। जो टार्निश्ड होते हैं जिसमें कुछ दाग लग जाते हैं कॉपर के वेसल्स में, बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे तो वो क्लीन हो जाता है लेमन और टैमरिंड जूस। टैमरिंड जूस जो है वो भी खट्टा होता है, इमली की जूस हो गई, तो इसमें क्यों ऐसे साफ हो जाता है वो। एक्सप्लेन व्हाई दिस आर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लींजिंग द वेसल्स। क्योंकि जो लेमन जूस है, टैमरिंड का जूस है, इट कंटेन्स एसिड्स, दीज एसिड्स डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ copper oxides or basic copper carbonate present on the surface of the tarnished copper vessel and make them shining red brown again। ये जैसे एसिड आप यूज करते हैं वो डिसॉल्व कर देते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन गई है, जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन गई है, सब डिसॉल्व हो जाता है और उसको फिर से क्या करता है, शाइनिंग कर देता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे यहाँ कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद जो है मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट्स, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। विथ क्लोरीन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो आयोनिक नहीं है वो इलेक्ट्रोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है। विथ क्लोरीन नॉन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड विच आर कोवेलेंट। विथ हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट। With hydrogen, non-metals form many stable hydride which are covalent। तो ये चारों जो है ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंसेस लिखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक सुनार बन के एक आदमी डोर टू डोर जा रहा है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ornaments। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him। एक लेडी ने जो है बिना सस्पेक्ट किए कि वो उसके गोल्ड के साथ कुछ करेगा, उसने उसको दे दिया साफ करने के लिए, और उसने उसको डिप किया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। बेंगल से स्पार्क लाइक न्यू, चमकने लगी नए के जैसा, और उसका वेट रिड्यूस हो गया। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गूमेंट, कुछ ऐसी आर्गूमेंट करने के बाद द मैन बीट ए हैस्टी रिपीट, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव वुड फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैज यूज्ड। उसने क्या किया होगा। The dishonest goldsmith dipped the gold bangle in aquaresia chemical which contains 1 part of conch HNO3 and 3 parts of conch HCl by volume। 1:3 का रेशियो होता है और ये aquaresia chemical है। Aquaresia has the capacity to dissolve a considerable amount of gold from gold bangles। उसको डिसॉल्व कर लेती, घुला लेती है, और नीचे जो है वो गोल्ड का जो वो होता है उसका पॉइंट्स वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, एंड हेंस reduce their weight drastically। The dishonest goldsmith can recover the dissolved gold from aquaresia by a suitable treatment। जो डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ था, जो ऑनेस्ट नहीं था, उसने फिर से वो क्या कर लिया, घर में जाके उस सॉल्यूशन में से गोल्ड को रिकवर कर लिया, और उसके बाद वो जो था इस तरह से डिसऑनेस्टी उसकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। क्यों कॉपर को हॉट वाटर टैंक बनाने में यूज करते हैं जबकि स्टील को नहीं करते हैं। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। जब एलॉय बन जाता है उसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कॉपर डजंट करोड इजीली बट स्टील करोड इजीली, एंड कॉपर डजंट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर वेयर आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर ऑन हीटिंग। तो इन सब का जो है आपको आंसर अब मिल गया है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन related to metals and non-metals। Thank you so much for watching.